मैं इनसे आपका परिचय करा देता हूँ। आप अपेक्षा सिंह ही हैं और ये सागर से ही हैं मूल रूप से, और इन्होंने सारी अपनी पढ़ाई इंदौर से की है। इनका LLM वगैरह भी इंदौर से ही की है। और इन्होंने अपने अपने एक संघर्ष की जो है, मुझे अभी जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे कैसे इन्होंने तैयारी शुरू की। तो चाणक्य लॉ एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने छत्तीसगढ़ जो है चयन किया। और छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मीठे लोग हैं, यहाँ बहुत मृदु है, शांत है, तो काम करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं मेरा भी जो है मध्य प्रदेश से एक संबंध है, पर मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ और मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूँ तो यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे और सादगीपूर्ण हैं। और यहाँ के लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि चालाकियाँ नहीं आती हैं जितनी चालाकियाँ बाकी जगह है। छत्तीसगढ़ के लोगों को चालाकियाँ नहीं आती हैं। हाँ, स्ट्रेट है, अगर नहीं करना है तो बोल देंगे कि नहीं करना है, करना है तो करना है, पर वो आपको जो है मिसलीड नहीं करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ की एक ख़ास बात है। तो आप जुडिशरी में आप जब काम करेंगे तो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग मिलेंगे, बट छत्तीसगढ़ बहुत शांत है और यहाँ भविष्य अच्छा है लोगों का, मतलब यहाँ ग्रोथ अच्छी है, यहाँ प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले यही कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने का, और बहुत बहुत जो है आपको शुभकामनाएं। ये आपकी आने वाली पीढ़ी है, इनको आप गाइड कीजिए कैसे आपने तैयारी की, क्यों आप सिविल जज बनना चाहते थे और किस तरह से आप इस मुकाम को हासिल किए। आपके ऑनलाइन क्लास यहाँ चलती है। अच्छा, ठीक है। तुमने तो ऑनलाइन ही की है। यस सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अपेक्षा सिंह सर ने बताया, तो मेरा जो ग्रेजुएशन है वो हरी सिंह गौर से है, सागर से। फिर मेरा जो PG है वो मैंने इंदौर से किया है, एंड वहीं मैंने जो अपना फाउंडेशन क्लासेस की थी जुडिशरी की, मैंने वहीं से करी है फाउंडेशन क्लासेस भी। फिर मैंने यहाँ चाणक्य ज्वाइन किया था अपने मेंस एंड इंटरव्यू के लिए। तो मैं तो इतना ही बोलूँगी जितना मैंने अभी तक सीखा, कि चाहे मैंने जो फाउंडेशन क्लास की थी वहाँ पे या फिर मैंने यहाँ पे जो मेंस और इंटरव्यू किया है वहाँ पे, अगर हम किसी को अपना गुरु मान लेते हैं ना, तो जो वो बोल रहे हैं उस पर कंप्लीट फेथ रखिए। जैसा वो बोल रहे हैं करने को, जितना प्रैक्टिस वो बोल रहे हैं करने को, उतना कीजिए। उसमें रत्ती भर भी शंका मत रखिए, तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा आपको, जितना मुझे आज तक समझ में आया। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि जब वो पढ़ते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वो डाउट करते हैं कि यार ये सही बता रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं हम किसी और से पूछ लें, कहीं और से इंस्टीट्यूट से पूछ लेते हैं कि वहाँ कुछ और तो नहीं बताया उन्होंने जो हमें ज़्यादा काम आएगा। बट जो मेरा शुरू से ऑब्जेक्टिव था, चाहे मैंने अपने फाउंडेशन जो मैंने इंदौर से शर्मा सर के यहाँ से किया है, या फिर जो मैंने चाणक्य से मेंस और इंटरव्यू किया है, अगर मैंने इनको अपना गुरु माना था, तो जो इन्होंने बोला कि इतना प्रैक्टिस करना है, ये पढ़ना है, ये छोड़ना, ये नहीं पढ़ना है, मैंने उस पर कंप्लीट फेथ रखा। कभी भी ये डाउट नहीं किया कि शायद सर बोल रहे हैं ये नहीं पढ़ना है, पर हम एक बार पढ़ लेती हूँ, या फिर इसको एक और तरीके से देख लेती हूँ, या फिर ये केस लॉ नहीं ये वाला केस लॉ देख लेती हूँ। कभी भी ये नहीं किया मैंने। जो गुरु ने बोला उसको माना, और उसी की वजह से शायद सिलेक्शन हो पाया मेरा आज। क्योंकि अगर मैं डाउट करती तो फिर ना मैं वहाँ हो पाता सिलेक्शन, ना मैं कुछ और कर पाती शायद। तो अगर मेरे टीचर्स ने जो बोला भाई वो माना। एंड सर का तो मैं ये बोलूँगी, सर जितना प्रैक्टिस कराते हैं उतना प्रैक्टिस शायद ही कोई कराता होगा। और उस पर ना इरिटेट होने की बजाय ना आप ये देखिए कि वो अपने भले के लिए नहीं कर रहे, वो हमारे भले के लिए इतनी प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। उनको कुछ नहीं मिलना है, वो हमारे सिलेक्शन ही चाह रहे होते हैं। तो वो जितना प्रैक्टिस कराते हैं, थकोगे, बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, सच में बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, बट वो करिए, प्लीज़ करिए उतना प्रैक्टिस, क्योंकि वही अल्टीमेटली सिलेक्शन होगा ना आपका। जब आप मेन एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो फिर वो ना आप बहुत ईजी हो जाओगे, क्योंकि सर आपकी इतनी प्रैक्टिस यहीं करा चुके होंगे कि फिर वहाँ पे जो आपका डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा जब आप पेपर देने जाओगे। अदरवाइज़ तो आप डरते रहोगे कि क्या पता ये बनेगा नहीं बनेगा। और फिर जब वहाँ जाओगे तो वो जो प्रैक्टिस आपने की हुई थी ना वो काम आती है, क्योंकि एग्ज़ाम ना वन डे जर्नी नहीं होता है, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो जो प्रोसेस में जो हम मेहनत करते हैं, हमें लगता है कि शायद क्या ही मिलेगा इससे करके, एक चीज़ 50 बार लिखनी, 100 बार लिखनी, क्या मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ ना एग्ज़ाम के दिन समझ में आती है कि अरे वो प्रैक्टिस नहीं की होती ना तो शायद ये नहीं बन रहा होता, इतनी मेरी स्पीड नहीं होती। जैसे कि मेंस अगर छत्तीसगढ़ का मैं बोलूँ तो थोड़ा लेंदी पेपर होता है, उसको कंप्लीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट सर ने हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिया था फॉर्मेट वगैरह, और जो ऑपरेटिव पोर्शन होता है वो,
कि वहाँ पे जाके मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हुआ था। एंड जितने मेरे बाकी फ्रेंड्स से मैंने बात की थी, दे वर अनएबल टू कंप्लीट द एंटायर पेपर। उनका कुछ ना कुछ पोर्शन छूट गया था, बट वो सर की ही जो उन्होंने प्रैक्टिस कराई उसी की वजह से ना मेरा पेपर भी कंप्लीट हुआ था। एंड उसकी वजह से ऑफ कोर्स जो मार्क्स थे वो सही मिले, एंड फिर मेरा मेंस क्लियर हुआ तो फिर मैं इंटरव्यू दे पाई। एंड जो सर यहाँ पे लेक्चर्स एक्स्ट्रा कराते गेस्ट फैकल्टी के, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे वो, क्योंकि उनसे हमें समझ में आ गया कि हमें पढ़ना कहाँ पे, किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है, कहाँ नहीं देना है। और मुझसे मेन इंटरव्यू में भी ऑफ कोर्स जो यहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया था, मुझसे उसी में से क्वेश्चंस हुए थे। सो आई वुड से कि ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम, जो भी वो बोल रहे हैं वो करिए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू सो मच। इंटरव्यू में देखिए मुझसे लॉ जो पूछा गया था, मुझसे क्या बाकी लोगों से भी बहुत बेसिक लॉ पूछा गया था। मतलब ज़्यादा एडवांस स्टेज पे वो नहीं गए थे, इतना लॉ तो आई गेस सबको ही आता है, तो वो बहुत बेसिक पूछा गया था। बाकी जो एडिशन में मुझसे पूछा गया था वो मेरे बायोडाटा से बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे मुझसे, क्योंकि मैं हरी सिंह गौर से हूँ, तो वो आपको पता ही है कि बहुत थोड़ा फेमस यूनिवर्सिटी है, हरी सिंह गौर एक फेमस पर्सनालिटी हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हुए थे। मेरी हॉबी से बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे, एंड कनेक्टेड क्वेश्चंस बहुत होते जाते हैं, वहाँ पे एक लूप बन जाता है प्रॉपर के। उन्होंने एक शुरू किया, आपने उसका आंसर दिया, तो एक लूप बनते बनते पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं फिर वो। तो क्वेश्चंस वर वेरी बेसिक, बहुत ज़्यादा नहीं थे। मतलब वहाँ पे आपका नॉलेज तो नहीं टेस्ट होता है, आप कितना प्रेशर झेल पा रहे हो वो टेस्ट होता है। जी, सेक्शंस आप भूल जाते। देखिए ये वाला क्वेश्चन ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मुझसे करते थे कि तुम सेक्शंस कैसे याद रख लेती हो। तो मुझे लगता है जो सब लोग ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लैक करते हैं वो है रिकॉल। आप लोग याद करते हैं पर आप लोग रिकॉल नहीं करते हैं, है ना, इसलिए आप सेक्शंस भूलते हो। अगर आप जब पढ़ते हैं कोई भी चीज़ तो आप उसको इमीडिएटली रिकॉल कीजिए, ठीक है। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे मतलब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है वो चीज़, और किताब बंद करके रिकॉल करना है, यानी किताब खोल के रिकॉल कर रहे हैं, नहीं, वो चीज़ नहीं करना है। एंड ना जैसे मैं करती थी, तो मैं एक सेक्शन पढ़ लिया, फिर बंद करके एक सेक्शन रिकॉल किया, फिर मैंने 10-12 सेक्शंस पढ़ लिए, तो बुक बंद करके मैंने वो 10-12 रिकॉल करे, फिर एक चैप्टर हो गया तो फिर पूरा चैप्टर रिकॉल किया। एंड ऐसे करते करते जब मैं एंड पे आती थी ना, तो फिर मैं किताब बंद करके साइड में रख के, टाइम लगता है ठीक है, बट मैं शुरू से फर्स्ट सेक्शन से लेकर लास्ट सेक्शन तक उसको रिकॉल करती थी सारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप रिकॉल नहीं कर रहे हो ना उस चीज़ को, तो फिर आपको वो चीज़ नहीं याद हुई। आपको लगता होता है कि हमको याद हो गया, अभी तो किया याद, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज रिकॉल करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जब आप रिकॉल कर रहे होते हो ना, तो आपको वो पेज और लाइन जो है ना, वो आपको ना आँखों में दिख रही होनी चाहिए उस टाइम पे, जब भी आप रिकॉल कर रहे होते हैं, तो आपको वो ना आँखों में दिखेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये लिखा हुआ था ऐसे ऐसे। तो जब आपको ऐसा दिखेगा ना, मतलब आपका हो गया है। एंड आई वुड से कि मतलब एक ब्राउनी पॉइंट बताऊँगी मैं, कि अगर आपको कोई चीज़ एकदम ही अच्छे से करनी है रिकॉल, तो आपने पहले फर्स्ट से लास्ट सेक्शन तक रिकॉल कर लिया एक बारी। एंड इसका एक नेक्स्ट स्टेज होता है रिवर्स रिकॉलिंग, मतलब कि फ़र्स्ट टू लास्ट देन लास्ट टू फर्स्ट। क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हम फर्स्ट टू लास्ट तो आसानी से फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जब हम एडवर्स रिकॉलिंग करते हैं ना, तो तुम्हारा थोड़ा सा दिक्कत होती है उस चीज़ में। बट अगर आपने वो कर लिया ना, तो फिर वो कॉन्सेप्ट आपका कहीं नहीं जाएगा। जब आप उसको नेक्स्ट टाइम सब्जेक्ट पढ़ोगे, भले आपको बहुत टाइम हो जाएगा, उसके बावजूद भी आपको वो याद आएगा। रिवर्स रिकॉलिंग अगर आपसे बन गई है करते, एंड दैट टू फ्रॉम द लास्ट टू द फर्स्ट। तो रिकॉलिंग मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एंड रिकॉलिंग की वजह से ही आपको लगता है कि सेक्शन याद नहीं हो रहा है। याद सबको हो जाते हैं, पर रिकॉल नहीं किया तो दिमाग में बैठ ही नहीं पाया। इसलिए आई वुड से कि रिकॉल करना प्लीज़ सीखें। याद तो सब करते हैं, पर रिकॉल नहीं करेंगे तो याद करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एंड वो पेज आँख में आना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए कि हाँ ये पेज था, हमने यहाँ लिखा हुआ था ये चीज़। तो अब आप ये कीजिएगा तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको कैसे सेक्शन नहीं याद होगा आपको याद। देखिए प्री का ना मैंने पूरा बैरिक से पढ़ा था, बाकी मैंने ना परीक्षा मंथन रेफ़र करी थी उसके लिए। एंड मैं बोलूँ ऑब्जेक्टिव का, बच्चे बहुत बोलते हैं कि अरे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। मेरा इस बार प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ, मैंने एक भी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाया। मैंने परीक्षा मंथन की किताबें मंगाई थी MCQ की, मैंने एक भी नहीं लगाई। मैं नहीं लगा पाई, मतलब कुछ वजह हो गई थी, इस वजह से मैं लगा नहीं पाई, बट फिर भी क्वालिफाई हुआ।
तो मैं इतना बस बोलूँगी कि अगर आपको बैरिक पता है पूरा, एंड बैरिक ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ रट लिया है, कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको बैरिक पता है, उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ भी मत छोड़िए आप, एक्सप्लेनेशन हो गया, प्रोवाइज़ हो गया, कुछ भी मत छोड़िए, तो आपको MCQ क्यों नहीं बनेंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं बाहर से थोड़ी ना बनते हैं, वो तो बनते बैरिक से ही है ना सारे के सारे। अगर आपको बैरिक पूरा पता है तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे मेरे प्रिपरेशन के दौरान, मेरे एग्ज़ाम के भी जस्ट पहले जो बच्चे बोलते थे कि अरे पढ़ तो लिया, MCQ लगाना रह गया है, तो प्रैक्टिस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने लिटरली बता रही हूँ, एक भी MCQ पेपर प्रैक्टिस नहीं किया है, एक भी MCQ किताब नहीं लगाई है। बट फिर भी इनफैक्ट मेरे फाउंडेशन कोर्स में बता रहे, मेरे टेस्ट भी होते थे ना वहाँ पे, तब भी मैंने नहीं लगाई एक भी, बट फिर भी होता था ना, क्योंकि जब बैरिक मुझे पूरा पता है, आप मुझसे पूछ लो कौन सी चीज़ नहीं बन रही है। और ना लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब भी पढ़ती थी ना तो मेरा रहता था कि मैं बंच ऑफ सेक्शंस पढ़ूँ, जैसे कि कुछ सेक्शन लिंक हो जाते हैं ना आपस में, भले ही वो बैरिक 2 बैरिक्स के बीच में या फिर 1 बैरिक के बीच में हो, तो मैं ना उसको लिंक करके ही पढ़ती थी। उससे ना वो चीज़ आपको याद होगी, एंड सेकेंडली जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो वो आप में मेहनत नहीं लगेगी, आपको एक स्टोरी की तरह याद होगा कि ये सेक्शन, फिर ये दूसरा, ये फिर तीसरा, ये। तो अगर आप लिंक करके पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी, और याद कर लोगे ना एक बार तो भूलोगे नहीं उसको। तो दिस वॉज इट। मैंने एक भी बार नहीं प्रैक्टिस किया, फिर भी हो जाती थी चीज़ें। अगर आपको बैरिक आँखों में, मैंने कहा आँखों में इतना चाहिए पूरा बैरिक। ओके, क्वेश्चंस? देखिए फैमिली का, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस चीज़ में, तो फैमिली प्रेशर मेरे ऊपर नहीं था बिल्कुल भी, तो थैंक्स टू देम कि मैंने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम। बाकी डिस्ट्रैक्शंस की बात करूँ तो ऑफ कोर्स सबको होते, देखिए मुझे भी होते थे, सबको डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मैं तो एक ओवर थिंकर भी हूँ, तो मुझे और डिस्ट्रैक्शंस होते थे, ठीक है। बट व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कंटिन्यूटी। मतलब कि अगर सपोज़ मैं बैठी हूँ, ठीक है, पढ़ने, ऑफ कोर्स थॉट्स आएंगे। बच्चे क्या करते हैं, थॉट्स आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं पा रहे, चलो बंद करो, ब्रेक लेके आते हैं। व्हाट आई यूज़ टू डू इज़, मैं तो भी बैठी रहती थी। कब तक थॉट्स आएंगे, एक बार तो जाएंगे ना ऐसे, तो मैं वो वेस्ट क्यों करूँ टाइम किताब बंद करके अपना। मैं बैठी रहूँगी फिर भी, एंड कोशिश करूँगी इग्नोर करके पढ़ने की, तो वो मैनेज हो जाती थी चीज़ें। कि थॉट्स तो आएंगे, देखो दिमाग चंचल होता है, वो घूमेगा यहाँ वहाँ, पर कब तक। जब किताब सामने होगी, आप बोल बोल के कोशिश कर रहे होगे पढ़ने की, तो कब तक घूमेगा वो, आएगा वहीं पे आएगा अटक के। तो मैं क्या करती थी, मैं फिर भी किताब लेके ही बैठी रहूँगी। और रही बात सोशल मीडिया वगैरह की, तो मैंने क्या किया था, मैंने ना एक टाइम सेट कर लिया था अपने लिए कि मुझे ना ये 3 बजे ही छूना है फ़ोन अपना, उसके पहले नहीं छूना है। मैं अपना फ़ोन अलमारी में खुद छुपाती थी, छुपा दिया फ़ोन अपना अलमारी में, किसी दूसरे रूम में रखा ही अपना फ़ोन, कि लगता है ना देखने का, पर ठीक है 3 बजे ही देखूँगी। एक बार 3 बजे देख लिया, अब 6 बजे ही देखूँगी 3 घंटे बाद, अब 9 बजे ही देखूँगी। तो उससे चीज़ें रेगुलेट हो गई थी मेरी, क्योंकि फ़ोन सामने रहेगा, हाथ में आएगा, बार बार आएगा, तो मैं खुद अपना फ़ोन छुपा देती थी जाके। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं अपना आपको बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं देखना, अदरवाइज़ ना आप अपने माइंड को नहीं फ्रेश करोगे ना, जितना उसको दूर करोगे उतना वो और पास जाएगा उसके। तो मैं दूर नहीं करती थी, मैं बोलती देखना है फ़ोन, पर 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, ऐसा। तो अगर आप ये टाइम फिक्स कर लोगे ना तो फिर उससे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी उतनी आपके। कोई क्वेश्चन? देखिए वो तो जो टीचर बता रहा है ना, देखो छोड़ना क्या है वो सिर्फ आपका गुरु बता सकता है आपको, अपने मन से हमें नहीं सोचना है। अगर आपके गुरु ने बोला है कुछ छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, बाकी सारा कुछ पढ़िए। ना कोई एक्सप्लेनेशन छोड़ना है हमें, ना कि प्रोवाइज़र छोड़ना, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड चल रहा है पेपर का, वो कहीं से भी पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, वो कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे आपसे। वो ट्रेंड चेंज हो रहा है अब उतने इजी पेपर नहीं आते हैं अब, है ना, थोड़े से चेंज हो रहा है ट्रेंड अब। तो डोंट लीव एनीथिंग, और वही आपको एज दिलाएगा बाकी बच्चों से, आई बिलीव। तो मत छोड़िए कुछ भी, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना पूरा अच्छे से, रिकॉल कर लिया ना आपने, आपको नेक्स्ट टाइम उतना टाइम लगेगा ही नहीं। आप एक दिन में फिर 3-3, 4-4 एक्ट्स कवर करने के लायक हो जाएंगे, अगर आपने एक बार रिकॉल कर लिया बस उसको अच्छे से। तो मत छोड़िए, क्यों छोड़ना, एक बार ही तो पढ़ना है, फिर तो अगली बार याद ही रह जाएगी वो चीज़। देखिए बुक्स का ऐसा है कि बुक्स तो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही पढ़ ली थी, पर जैसे अभी मैं बोलूँ
तो अभी इतना अपन बुक्स पढ़ नहीं पाते हैं। तो बाकी जो सर वगैरह मटेरियल देते हैं आई बिलीव कि वो सफिशेंट होता है एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए। फिर भी आपको रेफ़र करना है तो मैंने परीक्षा मंथन रेफ़र करी थी, मेंस की भी आती है ना, तो मेंस की Q&A फॉर्म में भी आती है एंड थ्योरी फॉर्म में भी आती है, तो मैंने पर्सनली वो रेफ़र करी थी। तो मैं बैरिक पढ़ती थी, मैं मंथन पढ़ती थी एंड जो हमारे टीचर्स के नोट्स होते थे जो उन्होंने बताए होते थे कि ये पॉइंट कवर करना, मैं वो कवर कर लेती थी। आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। उससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे, है ना, तो उतना सफिशेंट होता है। उतना ही कर लोगे तो वही तो बहुत है ना। बच्चे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप तो उतना कर लोगे तो वो सफिशेंट है। उससे ज़्यादा ना आप पढ़ पाते हो, और आप पढ़ भी लो तो आप लिख नहीं पाओगे, पता है मेंस के टाइम पे कितना। अगर सब आपने इतना पढ़ लिया पर टाइम नहीं है ना वहाँ पे इतना ज़रा, तो जितना लिख पाओ उतना ही पढ़ो ना, तो उतना मोर देन सफिशेंट है। और कुछ मेंस में जैसे ट्रांसलेटर है हिंदी के इंग्लिश, उसको कैसे? उसको तो डेली प्रैक्टिस के अलावा कोई चांस नहीं है उसका। व्हाट और वोकैबुलरी के लिए बेरिट का इंडेक्स होता है ना, तो इंडेक्स से मतलब मैंने तो अपने नोट्स बना लिए थे उसके, तो मैंने वो लिख लिए थे साथ में हिंदी इंग्लिश ऐसा करके। एंड वो वोकैब में लगभग रोज़ 2-3 घंटे बैठती थी कि 2 घंटे इसको ही देने हैं। मैं वोकैब रोज़ याद करती थी एंड साथ में प्रैक्टिस शीट्स भी आती है उसकी। मैंने एक कुछ भट्ट करके एक बुक आती है, मैंने वो किताब मंगाई थी, उसमें ना प्रैक्टिस पैराग्राफ्स दिए थे। तो मेरा था कि रोज़ एक हिंदी एक इंग्लिश तो करना ही करना है, 2 हो जाए तो और ही अच्छी बात है। तो वो मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती थी, तो उससे वो गैप तो रोज़ 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में एक प्रैक्टिस करना है ऐसा, तो उससे हो गया था, क्योंकि वो तो पूरा प्रैक्टिस का खेल है। एंड इनकेस अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो जजमेंट राइटिंग की डिगलॉट एडिशन आता है ना, तो डिगलॉट ले लो। तो उसका एक पैराग्राफ लिया, रोज़ बैठे ट्रांसलेट किया, डिगलॉट है तो हिंदी में भी होगा, जाहिर सी बात है, तो टैली कर लिया। तो वो तो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, ट्रांसलेशन तो पूरा बिना प्रैक्टिस के तो वो नहीं पॉसिबल है कर पाना, एंड रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। इंटरव्यू में एंजाइटी और डर से कंट्रोल करें? वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा होता है एंजाइटी वगैरह, बट जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मैंने यहाँ मॉक्स भी दिए थे। मैंने सबका यही फीडबैक था कि आप बहुत डर रहे हो, मत डरो इतना ज़्यादा। एंड जब मैंने फाउंडेशन कोर्स था वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे मॉक्स होते थे, तो मैं बोलूँगी फाउंडेशन में जब मैंने प्रैक्टिस किया था ना, तो वहाँ पे मुझे हर दूसरे दिन मेरा मॉक कराया जाता था। तो मुझे ना स्टेज से बिल्कुल फेयर वेयर हट गया था, मेरा बहुत ज़्यादा हट गया था। और वहाँ पे जो क्या हुआ ना कि मैं पहले ना रिलैक्स, मतलब दिन भर से कुछ पढ़ा, मैंने किताब बंद कर दी, मैंने बहुत गाने सुने उस दिन, ठीक है, तो उससे मैं रिलैक्स हो गई कि थोड़ा सा। जब एंड तक आया ना, तो मैंने अपने आप को लास्ट हाफ एन आवर पहले बोलना शुरू किया था, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड लिटिल स्लो, इतना नॉन स्टॉप मैंने अपने आप को ये बोला था। एंड जब इतना बोला ना, तो जब अंदर गई ना, मैं भूल के मैं इंटरव्यू देने आई हूँ यहाँ पे। आई वॉज वेरी नॉर्मल, जैसे मैं नॉर्मली बात करते ना आपस में, ऐसे बात कर रही थी मैं वहाँ जाके, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ गया था। तो आई बिलीव कि अगर आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हो ना, और एक और चीज़ मैंने प्रैक्टिस की थी, मिरर के सामने बात करना, ठीक है, क्योंकि हर कोई आपके सामने हर बार नहीं होगा। तो इनफैक्ट याद भी जब मैं करती थी ना, तो क्योंकि हमारे फाउंडेशन कोर्स में हमारे बहुत सारे मॉक्स होते थे, तो मैं क्या करती थी कि मैं एक बार पढ़ने के बाद ना मिरर के सामने जाती थी एंड मैं अपने आप को देख के ही चीज़ें रिकॉल करती थी, कि बोलती थी खुद से ही कि मैं कोई चीज़ सही से बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, अच्छे से बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ। तो मिरर ना इट विल हेल्प यू अ लॉट कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। जैसे आप जब नॉर्मली पढ़ भी रहे होते हो ना, मैंने बोला ना कि एक दिन की जर्नी कुछ भी नहीं है, इट टेक्स टाइम, कोई भी चीज़ हो। तो जब आप अभी भी फाउंडेशन में भी पढ़ रहे हो ना आप, तो जब आप याद करते हो कुछ सेक्शन, जब एक बंद सेक्शन आपका हो गया है ना, मिरर के सामने जाओ, वहाँ खुद ही को बताओ वो सेक्शन, कोई और नहीं सुनेगा, आप खुद ही सुन लो अपने आप को। तो वहाँ समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ आप अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर श्योर। देखिए, एक ही चीज़ याद रखिएगा, जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर भी इन्होंने स्किप कर दी है, मेरे साथ बात हो रही थी, तो एक ही चीज़ है जो प्री की तैयारी है वही आपकी मेंस की है और वही इंटरव्यू की है। इंटरव्यू के लिए कुछ अलग से आपको पढ़ना नहीं होता है। आपका ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो आपके प्री की तैयारी पर डिपेंड करता है। तो आप जितने अच्छे से बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे
वो आपको हमेशा लाइफ टाइम जो है काम देगा, यह देगा उसका। ठीक है, अब आप लोग कर सकते हैं। तो सर कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाए या कितना सॉरी बोल मैंने 2 से 3 क्वेश्चन में सॉरी बोला था, बाकी सारे मुझसे बन गए थे। 2 से 3 क्वेश्चन में बस सॉरी। हाँ, मैं ये बताना भूल गई थी, सर ने भी मुझे बोला, मैंने स्किप कर दी थी ये चीज़ कि जब आप फाउंडेशन पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे ही आप अपने तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि मेंस की तैयारी बाद में नहीं होती है, पहले उस टाइम पे ही करनी पड़ेगी आपको। एंड इनफैक्ट इंटरव्यू की तैयारी भी, मैंने कहा ना कि जब आप प्री पढ़ रहे होते हैं ना, तो मिरर उस टाइम पे ही रख लीजिए अपने सामने। तो उसमें आपका देखिए, जब आप सामने बोलेंगे ना सारी चीज़ें, तो उसमें आपका मेंस प्री तो प्रिपेयर हो ही गया साथ साथ में, एंड इंटरव्यू होगा साथ साथ में उसमें। तो वो पूरा एक जर्नी होता है। आप उसको एकदम से आप सोचोगे कि अरे इंटरव्यू अब हो गया तो अब प्रिपेयर करते 15 दिन में, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं इतना करना। तो स्टार्टिंग से ही आप जो अपना ऑब्जेक्टिव रखें ना, वो जॉइंट रखें, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों अभी ही प्रिपेयर करने हैं। जब क्या करेंगे, सिर्फ रिविजन एंड टेस्ट सीरीज, बस, और कुछ भी नहीं। इंटरव्यू में क्या एकेडमिक रिकॉर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने स्टूडेंट कहाँ से किया? देखिए, मुझसे तो मेरे यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए थे, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस किए गए थे। बाकी क्योंकि मेरा LLM उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो मेंशन नहीं था उसमें मेरे डेफ में, तो उससे मुझसे क्वेश्चंस नहीं हुए। बट हाँ, बच्चों से हो जाते हैं इस चीज़ पे क्वेश्चंस। अगर आपका LLM है, तो जिस फील्ड में आपका LLM है उससे क्वेश्चंस हो जाते हैं। स्कूल के जो बैड एकेडमिक रिकॉर्ड्स रहते हैं उसका इम्पैक्ट पड़े इंटरव्यू में? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको वहाँ पे आप अभी क्या उससे जज करते हैं, पहले क्या थे उससे जज नहीं करेंगे। एंड ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अच्छे नंबर दे दिए जाते हैं एंड बहुत में नहीं देते, आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करो वहाँ पे, तो वो इस चीज़ को समझते हैं, वो जज नहीं करेंगे। इंटरव्यू बोर्ड ना आपको वहाँ सिलेक्ट करने के लिए बैठा है, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं। अगर आप इस सोच से जाओगे ना वहाँ पे, तो ईजी रहेगा। वो आपको रिजेक्ट करने नहीं बैठे हैं वहाँ पे, वो सिलेक्ट ही करने बैठे हैं। आप बस उनका जवाब तो दो अच्छे से जो वो पूछ रहे हैं, वो आपको नहीं जज करेंगे किसी भी चीज़ से पहले से। एंड इनफैक्ट अगर आपको कुछ दिक्कत आएगी, बीच में आपको नहीं आता रहा होगा, तो वो आपको हिंट्स भी देंगे, दे विल हेल्प यू जितना वो कर सकते हैं। वहाँ आंसर हिंदी में दोनों में दे सकते हैं कि पर्टिकुलर एक अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लैंग्वेज चूज़ कीजिए। जैसे कि मेरा क्या रहता था, मेरा जैसे अगर आपने मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया उन्होंने, तो मेरा आंसर इंग्लिश में ही आएगा, और हिंदी में किया तो हिंदी में आएगा। पर ऐसा नहीं है कि अब सेक्शन बोलना है तो मैं हिंदी में बोलने लग जाऊँ, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है तो फिर मैं उसको इंग्लिश में ही बोलूँगी। हमें समझाना है ना उनको बस, कि हम जो पूछ रहे हैं वो हमें आता है कि नहीं आता है। जिसमें आप कन्वीनियंट है आप उसमें आंसर दीजिए, लैंग्वेज बैरियर मत बनाइए, वहाँ पे बहुत इजी गोइंग जाएगा। मैंने बताया ना आपको, पहले सेक्शन याद करा, फिर बंच ऑफ सेक्शन याद किया, फिर चैप्टर पूरा कर लिया, धीरे धीरे हो जाएगा। डरिए बस मत कि अरे बहुत बड़ा नहीं होगा, अपने आप होगा चीज़ें। एंड हर चीज़ नहीं पढ़नी होती है ऑफ कोर्स, खुद की सिर्फ हेडिंग पढ़नी होगी, वो तो सर बता ही देते हैं कि किसकी सिर्फ हेडिंग पढ़नी, किसको पूरा पढ़ना है, तो उस हिसाब से कीजिए अपना पूरा, हो जाएगा उससे आपका फॉर श्योर, है ना। मैम कई बार सेक्शन वगैरह अंदर का पोजीशन सब याद रहता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पेपर हॉल में गड़बड़ा जाता है। मैंने बोला ना, वो इसी वजह से होता है कि आपने रिकॉल नहीं किया उसको, वरना मैं बता रही हूँ ना, हो ही नहीं सकता। अगर आपने रिकॉल किया है ना, तो आपको इशू नहीं आएगा। आप वहाँ जाके क्यों भूलते हैं, क्योंकि आपने उसको पहले रिकॉल नहीं किया होता, आपने सिर्फ उसको लर्न करा होता है। लर्न करने के बाद का स्टेज होता है रिकॉल करना। तो आप अगर रिकॉल करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। थैंक यू।